हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, कैसा हाल है आप लोगों का। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 10.4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और यदि आप आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं इंजीनियर रविकांत कुमार डेली आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो है मैथ का लेक्चर ला रहा हूं और सारा जो एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन में सॉल्व करके दे रहा हूं। तो इतना तो हक बनता है कि आप कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और बहुत जल्द आप लोगों को जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट साइंस और मैथ के अपडेट किए जाएंगे इस चैनल पे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको क्या है दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, हमें जो दिया हुआ है तो उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर कितना है हमारा, तो 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप। उसके बाद हम बी वेक्टर देखते हैं। तो बी वेक्टर हमारा दिया हुआ है ये, तो बी वेक्टर इजकल टू हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। अब कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है, तो ये मात्रक सदिश ज्ञात करने का रहा। तो सबसे पहली बात कि मात्रक सदिश के बारे में हम लोग जानते हैं कि मात्रक सदिश क्या होता है। मात्रक सदिश हमारा ये होता है, हमने तो पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर करेंगे। तो जब हम ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। तो देखो 3 प्लस 1i प्लस 2 प्लस 2j प्लस 2 माइनस 2k, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, आपको यहाँ से निकल करके आ जाएगा 4i प्लस 4j। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब हमारा होगा तो क्या होगा, तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यानी कि 3 माइनस 1i, उसके बाद प्लस 2 माइनस 2j, उसके बाद प्लस 2 माइनस 2k। तो 2 माइनस 2k हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार और लिख ही देते हैं, 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस और माइनस 2k कैप। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 में से एक गया तो 2i, उसके बाद ये हमारा 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 4k कैप। तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लिया है। अब जो है हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए, तो अब जो है कोई भी एक दूसरे से परस्पर लंब है तो कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों एक कहा जा रहा है कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंब है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंब है तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि दोनों लंब होंगे तो ये आपका हो जाएगा माना कि, देखिए माना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, क्या कर रहा है, ए वेक्टर और माइनस की दिशा में लंब है ना। ये क्या है, हमारा लंब है। जब लंब होगा तो हम क्या कहेंगे, सी वेक्टर मान करके चलो। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये जो कंडीशन आपका दिया हुआ यही दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें, यानी कि उसके दिशा में हमें क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो इसको हमने सी वेक्टर मान लिया। तो जब हमने इसे सी वेक्टर मान लिया तो क्या होगा अब, तो देखो जब हमने इसे सी वेक्टर मान लिया है तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं, इसको हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें क्या आया है आप देख लो, यहाँ पे जो चीज़ें आई है उसको हम लिखेंगे तो आई जे के, हमने बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और आई के सामने 2 हो जाएगा, फिर जे के सामने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के के सामने क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक काम कर लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k कैप। अब देखो किस प्रकार से आएगा, यदि हम क्या करेंगे, ये आई को लिखने के बाद उसके सामने वाले को बंद करते हैं, ये तो मैंने बताया है, इसको बंद करो इसको बंद करो, तो 4 चौके 16 और माइनस 0 कितना हो जाएगा 16i। अब जे को चलो, तो जे से पहले माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे बंद कर दे, यहाँ पे बंद कर दे, तो 4 चौके 16 और 2 में से 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा तो 0, यानी कि 4 चौके 16 ही रह जाएगा। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा देखिए, तीसरा आपका जो है आपका ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये आपको के कैप हो जाएगा। तो के कैप के सामने वाले को इस प्रकार से आप बंद कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 0 यानी कि 0 और माइनस 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस 8 के कैप हमारा आ गया है। वैसे भी आपको यदि आप इस वेक्टर को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप डिटर्मिनेंट पढ़ के आए हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या निकाल लिया, सी वेक्टर निकाल लिया, और हमने क्या बोला था कि सी वेक्टर हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब हमें इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश के लिए हमें क्या करना है, आप लोगों को मालूम है कि इकाई सदिश के लिए हमें क्या करना होगा कि सी वेक्टर बटे मॉड ऑफ आपको सी वेक्टर करना होगा। तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आया है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा है, तो हम लिखेंगे यही निकालना है ना। तो क्या है हमारा सी वेक्टर, देखिए 60i माइनस 16j और माइनस 8k बटे में क्या है मैग्नीट्यूड ले लो आप इसका, तो 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर फिर 16 का स्क्वायर, फिर आपको क्या हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में। तो इस प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको ये आपको आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सी कैप इजकल टू हमारा आ जाएगा 16i माइनस 16j, और उसके बाद 1 मिनट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं देख लूँ, चलिए ठीक है, और माइनस 8k कैप बटे में। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा, देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक सी बात है कि ये हमारा हो जाएगा 2 × 8 का स्क्वायर, इसको फिर लिखेंगे तो प्लस 2 × 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 का भी स्क्वायर लिखो कोई बात नहीं। तो अब देखो इसे हम क्या कर देंगे, यदि बाहर निकाले तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर × 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये 8 का स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको टोटली सॉल्व करके जो आएगा है ना, ये रूट अंडर 20, ये आपको जो करके आएगा ये आपको आ जाएगा टोटली 24। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना। आपको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमने ये निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सी कैप इजकल टू क्या होगा, 8 यदि हम कॉमन ले लें तो 2i माइनस 2j माइनस 8k माइनस के कैप बटे में हमारा हो जाएगा 24। तो इसे हम यदि काट देंगे तो 3, तो सी कैप इजकल टू 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k कैप। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक बार स्टेप बाय स्टेप हम चले और उसके बाद हमारा फाइनली क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 2/3i कैप बटे 2/3, ठीक है, 2/3i कैप, उसके बाद 2/3j कैप और 2/3k कैप। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट निकल करके आएगा। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। तो चलिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई वेक्टर के साथ π/3, जे वेक्टर के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यूनकोण थीटा बनाता है, तो ठीक है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोण होगा, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए, कोण का ठीक है, कोण भी कह सकते हैं और थीटा भी कह सकते हैं। तो थीटा का क्या कहा जा रहा है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, तो हम क्या कहेंगे कि माना कि ए वेक्टर बराबर हम मान के चलते हैं A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। ठीक है, हमने एक वेक्टर मान लिया जो क्या है हमारा A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि ये क्या है, एक मात्रक सदिश है। ये हमारा क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश कहने का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है और हम जानते हैं कि मात्रक सदिश मतलब क्या होता है, इसीलिए मात्रक सदिश बराबर क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, मात्रक सदिश, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए, ये भी हो गया, यहाँ तक के लैंग्वेज से हमने निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है कि आई के साथ π/3 एंगल बनाता है। आई के साथ कितना बनाता है हमारा, ये π/3 बनाता है। उसके बाद जो है जे के साथ कितना बना रहा है, π/4 बना रहा है और थीटा के साथ कितना का बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो जो कोण हमारा बना रहा है आई के साथ, तो आई के साथ बना रहा है यानी कि cos थीटा इजकल टू आई के साथ कितना कोण बना रहा है, तो आई के साथ हमारा π/3 बना रहा है ना, आई के साथ कितना बना रहा है, तो π/3 बना रहा है। तो इसीलिए cos हम यहाँ पे एंगल की जगह पे क्या लिख देंगे, π/3। तो π/3 किसके साथ बना रहा है, तो ये जो π/3 एंगल बना रहा है, ये बना रहा है A1 बटे क्या, आई के साथ बना रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, A1 और मॉड ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि ठीक है, तो यहाँ से देखिए सीधी सी बात है कि cos थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा A1 बटे ये, और cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम डाल देंगे। तो cos π/3 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या डालेंगे, 1/2, और हमें मालूम है कि इस मोड का वैल्यू कितना, ये इकाई सदिश है इसीलिए हम 1 कहेंगे। ठीक है, तो 1 कहेंगे तो सीधी सी बात 1 लिख देते हैं यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा A1 इजकल टू क्या हो जाएगा, A1 जो निकल करके आएगा ये आपका निकल करके आएगा 1/2। ठीक है, ये निकल करके कितना आएगा हमारा 1/2। अब देखिए, हमने आई वाला काम कर लिया, अब चलिए जे वाला काम करते हैं।
तो जे वाले में क्या करा है कि जे के साथ π/4 बनाता है, तो cos π/4 इजकल टू, अब हम क्या लिखेंगे, जे किसके साथ है, a2, यानी कि a2 बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos π/4 इजकल टू a2 बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा, तो हमें मालूम है कि जो आपका वैल्यू होता है, ठीक है, cos π/4 का जो वैल्यू आता है वे हमारा कितना आता है, तो cos π/4 का जो वैल्यू आता है 1/√2 आता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 1/√2, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो a2 इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर हमारा हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, ये a2 इजकल टू, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हमारा 1/√2 ही रह जाएगा। तो हमने a2 भी निकाल लिया। अब a3 में क्या कह रहा है कि a3 हमारा क्या है कि न्यून कोण है। तो a3 हमारा जब न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए a3 देखते हैं। तो a3 हमारा क्या है, न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण, यानी कि हमें थीटा, हमें ये तो मालूम नहीं है न्यून कोण कितना है, यानी कि थीटा हमें मालूम नहीं, कह दिया है कि न्यून कोण है, इसमें एंगल की बात नहीं की है। ये बोला गया है कि जो तीसरा जो जे के साथ बना रहा है वह न्यून कोण है। तो a3 बटे में हमारा कौन हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से a3 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 इजकल टू हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो हमने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, तीनों चीज़ मैंने एक एक करके निकाल लिया है। अब जो है, अब हमें मालूम है, ठीक है, अब हम जानते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इजकल टू क्या होता है हमारा, 1 होता है, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इजकल टू हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और हमने सभी के मैग्नीट्यूड के बारे में जान लिया है। और एक बात और हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर यदि हम निकालेंगे तो क्या होता है, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ जो भी होता है ये वाला, उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो हमने a1 निकाल लिया, तो 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हमने क्या निकाला, a2 निकाला, तो फिर हम क्या करेंगे, 1/√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और हमने लास्ट में जो चीज़ निकाला, लास्ट में हमने क्या निकाला, a3 निकाला, तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा, अब देखिए सीधी सी बात है कि दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दें, ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसमें ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये गायब हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 हो जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे तोड़ के तो 1/4 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस अब ये आपका देखिए cos स्क्वायर थीटा है, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, cos स्क्वायर थीटा जो हमारा दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब इसका एलसीएम यदि हम ले लें तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपको 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, 4 और 2 का यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 4 ही होगा, है ना, ये हमारा कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम यदि हम ले लें तो कितना होगा, 4 होगा। अब ये हमारा 4 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका 2 और प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होगा। तो कुछ काम यहाँ भी हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1।
तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, तो 4 माइनस 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। तो यहाँ से चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ से हम नीचे चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/4, तो कॉस थीटा इजकल टू रूट अंदर 1/4, स्क्वायर हटाए तो उधर मेरा रूट चला गया, तो कॉस थीटा इजकल टू 1/2, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 1/2। और हम जानते हैं कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू हमारा होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा π/3। तो थीटा इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, थीटा इजकल टू π/3 हो जाएगा। तो हमें क्या कहा जा रहा था कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा हमने निकाल लिया। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि एक मात्रक सदिश दिया हुआ तो हमने एक मात्रक सदिश मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि सभी जो है कौन बनाते हैं, तो पहला हमारा आई के साथ जो है कितना का कौन बनाता है, π/3, तो हमने cos π/3 इजकल टू a1/a ले लिया। a1 हमने क्यों लिया, तो हमने उसके परिमाण को लिया, ठीक है, यानी कि उसके यूनिट वेक्टर को लिया। यहाँ से हमें a1 निकल गया, a2 निकल गया, a3 निकल गया, तो a1 a2 a3 हमने निकाल लिया। a1 a2 a3 निकाल लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि मात्रक सदिश है, इसका मतलब ये, और हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो भी आपका है a1 a2 a3 इसका सभी का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसको सॉल्व करते करते हमारा कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा π/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, थीटा का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कहा जा रहा है कि ए वेक्टर के घटक को लिखिए। तो ए वेक्टर के जो घटक होंगे वे आपके क्या क्या हो जाएंगे, तो ए वेक्टर के जो घटक हो जाएंगे, ए वेक्टर के घटक हमारे क्या क्या होंगे उसको देखना है। तो कि सबसे पहले a1, तो a1 हमारा कितना है 1/2, a2 हमारा कितना है 1/√2, और a3 बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हमारा कितना आया 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। इसीलिए घटक को हम इस प्रकार से लिखेंगे 1/2, 1/√2, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा टोटली ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। एकदम अच्छे से मैंने बताया है कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, 8 नंबर के क्वेश्चन पे। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कुछ बताया था जिसमें कि 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया था, और 6 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने बताया था। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं एक बार फिर से और अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि यदि ए वेक्टर इजकल टू 0 अथवा बी वेक्टर इजकल टू 0, यानी कि कोई एक वेक्टर हमारा क्या हो जाए कि 0 हो जाए, तब एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू 0 वेक्टर, यानी कि तब वे दोनों भी हमारा क्या होगा कि 0 होता है। यदि क्या यह सत्य है, क्या यह विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो ये थ्योरी से लिया गया है, इसे हमें प्रूव करके दिखाना है, इसलिए मैंने पहले इसे आपको बना दिया है ताकि इधर साइड में करके दिखाओ। तो देखिए यदि ए वेक्टर इजकल टू 0 होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी हमारा क्या होगा 0 होगा। दूसरा है यदि बी वेक्टर इजकल टू 0 होगा तो मैग्नीट्यूड हमारा बी वेक्टर का भी क्या होगा 0 होगा, बी वेक्टर का परिणाम भी क्या होगा 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो देखिए जैसे हमने मान के चला ए वेक्टर, तो ये हमने लिया 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप, तो हम कह रहे हैं कि मोड ए वेक्टर इजकल टू भी 0 होगा। तो कैसे होगा, यदि हम 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा 0 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए वेक्टर इजकल टू 0 वेक्टर, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इजकल टू 0 वेक्टर, ये 0, बी वेक्टर इजकल टू 0 वेक्टर, इसीलिए बी वेक्टर इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 वेक्टर होगा। क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू हम जानते हैं कि क्या होता है, हमें मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर 0, क्यों 0 हम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में हमने क्या माना है कि ये जो हमारा होगा ये 0 है, ये भी 0 है,
तो हमारा ये दोनों जब जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परंतु यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो कहते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर बी इक्वल टू जीरो या बी वेक्टर भी हमारा क्या हो, जीरो हो। क्यों? क्योंकि मान करके चलिए परंतु यदि यानी कि कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर क्रॉस ये जो आपका है जीरो है और ये भी जीरो है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा ये साइन थीटा, यदि ये साइन थीटा भी यदि जीरो हमारा हो जाएगा तब भी हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये दोनों जीरो होगा तभी हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अब मानिए कि ए वेक्टर इक्वल टू जीरो मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो ए वेक्टर हम एक वेक्टर मान करके चल रहे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों जीरो के बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो हमारा ए वेक्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है कि इसी पे डिपेंड करे, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पे डिपेंड करे, इस पर भी डिपेंड करता है, साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो साइन थीटा यदि हमारा जीरो हो जाएगा तो इस कंडीशन में ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ये भी हम कह सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 के। तो जब ये चीज़ें होंगी तब हमारा क्या हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। जब हम इसका मोड निकालेंगे तो इस कांस्टेंट टर्म का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो हमारा निकल करके आएगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। परंतु ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर भी जीरो हो और बी वेक्टर भी जीरो हो। या सीधी सी बात समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, तो इसके साथ साइन थीटा भी आपका लगा हुआ है। तो साइन थीटा यदि जीरो हो जाता है तो भी हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप बना सकते हैं। समझने की बात बस ये है कि ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो तब भी होगा, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, जब साइन थीटा भी जीरो हो जाए। जब साइन थीटा का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा तो इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर के ए क्रॉस बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड नहीं है, साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 10.4 का। देखिए इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, मैंने आपको बताया है कि जब शीर्ष दिया हुआ रहेगा तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों पॉइंट जो हमारा है यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या है, स्थिति सदिश। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर का। तो ओ ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो ओ ए वेक्टर जो हमारा है, तो स्थिति सदिश हम लिख रहे हैं, है ना, ये हम स्थिति सदिश लिख रहे हैं। तो ओ ए वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर स्थिति सदिश यानी कि b के सापेक्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k। तीसरा हमारा क्या है, c यानी कि ओ सी वेक्टर इक्वल टू हम ये i प्लस 5j प्लस 5k। इस प्रकार से तीनों हम स्थिति सदिश के अलोंग ये जो हमने एक वेक्टर तैयार किया। अब हमें क्या करना है कि क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला है 1/2 इंटू 1/2 और उसके बाद इंटू मोड में हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको मोड में हो जाएगा, याद कीजिए मोड में हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर और क्रॉस ए सी वेक्टर।
ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो अब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हमें निकालना है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो हमने आपको बताया था कि ए बी वेक्टर किस तरह से निकालते हैं। कोई जो दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये बात मैंने आपको बताया था कि बाद वाले से पहले, यानी कि मान करके चलिए ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1 1 2 और हमें क्या दिया है 2 3 5। तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम निकालते हैं, 2 - 1i प्लस 3 - 1j प्लस 5 - 2k। इधर वाले में से इधर इस वाले को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो चलिए हम करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, 2 - 1i, उसके बाद प्लस 3 - 1j प्लस 5 - 2k, 5 - 2k, ये हमारा जगह 5 - 2k। तो हमने इस पैटर्न पे इसे लिखा। तो यहाँ से हमारा निकल करके क्या आएगा, ए बी वेक्टर निकल करके आ जाएगा। ये 2 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा, प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2j हो जाएगा, उसके बाद 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो i + 2j + 3k हो गया, i + 2j प्लस ये आपका निकल करके आ गया 3k। अब अगला चलिए हम निकालते हैं AC वेक्टर। तो जब हम AC वेक्टर निकालेंगे तो चलिए हमने क्या बताया, ए बी वेक्टर हमें किस तरह से निकालना। अब चलिए AC वेक्टर हम निकालते हैं। तो AC वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया कि इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। तो 1 - 1i, फिर प्लस 5 - 1j, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 - 2, तो 5 - 2k कैप, ठीक है, आई जे के कैप हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा AC वेक्टर इजकल टू ये 0 हो गया, हटा दीजिए 4j, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 3k कैप। तो हमने क्या किया, यहाँ से AC वेक्टर भी निकाल दिया और हमने आपको AC वेक्टर भी निकाल लिया और हमने AB वेक्टर भी फाइनली निकाल लिया। तो अब चलिए हम चलते हैं इधर और सॉल्व करते हैं। अब हमें देखिए दो चीज़ मालूम हो चुका है, ए बी वेक्टर भी मालूम हो चुका है और ए सी वेक्टर भी मालूम हो चुका है। तो जब हमें ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों जब मालूम हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट को करेंगे। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा, हमें मालूम है कि किस प्रकार से करना है, आई जे के। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा 1 2 3, दूसरा क्या हो जाएगा 0 4 और 3। क्लियर है। तो हमने ये कर लिया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आई, इसे बंद कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 -4 तिया 12, उसके बाद माइनस जे कैप। अब इसे बंद करो तो क्या हो जाएगा 3 -0 प्लस के कैप। अब हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यदि हम बंद कर दे तो 4 - 0, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा -6i, उसके बाद ये आपका -3j और ये आपका आ जाएगा प्लस 4k कैप, है ना। ये हमारा निकल करके आ चुका है -6i, उसके बाद -3j और प्लस 4k कैप। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वे हमारा क्या होगा 1/2 क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो हमने 1/2 क्रॉस इंटू, इसको क्रॉस नहीं इंटू बोलना है। तो हम क्या लिखेंगे -6i -3j प्लस 4k कैप, है ना। ये हमने कंप्लीटली लिख लिया। अब चलिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, लेकिन ये हमारा अभी अधूरा है, हमें इसका परिमाण निकालना है। तो जब हम इसके परिमाण को निकालेंगे तो कहने का मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
इस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 के 36, 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो ये हम सब सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 6 यानी कि यहाँ करते हैं 36 9 और 16, तो हो जाएगा 9 6 15 6 21 7 में 2 3 1 4 5 6, ठीक है। तो हमारा कितना हो रहा है, रूट अंदर 61 हो रहा है। तो अब हमने इसे लिख देना है रूट अंदर 61। तो फाइनली जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा, है ना, त्रिभुज का जो फाइनली क्षेत्रफल निकल के आएगा 1/2 रूट अंदर 61 आएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने देखा किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके फाइनली रिजल्ट को निकाला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यही तरीका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें कुछ और इसी टाइप से, अलग टाइप से थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा निर्धारित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बात जानना होगा कि ए वेक्टर तो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो ए वेक्टर दिया है -j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, उसके बाद हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है तो 2i -7j और प्लस k वेक्टर, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है कि जिसकी संलग्न भुजाएं तो दी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बात आप नोट कर लो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वे मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो अब तो हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा दिया हुआ है, तो हमें बस निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें मालूम है, बस कुछ नहीं करना है, समांतर चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल निकालने की बात है। तो हमें एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालना है, ठीक है। सॉरी, ये मोड नहीं लगाना। मोड लगाने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर निकल करके आएगा उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, तब हमारा ये निकल करके आएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं अपने डिटर्मिनेंट मेथड से। 1 -1 3 2 -7 और 1, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आई कैप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, उसके बाद चलिए जे कैप। अब हम जे के सामने वाले को करते हैं बंद, तो 1 1 1 और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसको भी करो बंद, तो चलो के कैप की ओर चलते हैं। के कैप के सामने वाले को कर देते हैं बंद, तो -7 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2। तो यहाँ से हमारा निकल करके आएगा 20i, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस और -5, तो माइनस प्लस, तो 5j, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा -5k कैप। तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया है। तो जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लिए हैं तो अब कुछ नहीं करना है, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का मतलब यही है। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंदर 450। हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंदर 450। तो इस 450 को हम तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। तो 450 जो है 450 हमारा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। 450 1 मिनट, चलिए 450 जो है, ये 450 आपका क्या हो जाएगा, 15 या 45
15 तिया 45 गुना 100, है ना। इसको हम लिखेंगे 15 तिया 45 गुना 100, तो 15 तिया 45 गुना 100, तो 450 को जब हम तोड़ेंगे तो 450 को तोड़ने के बाद यानी कि 450 2 से भागा दो, 450 को 2 से भागा देते हैं, 2 दूनी 4, 225, ठीक है। तो 25 यानी कि 2 गुना 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल हम जानते हैं 15√102, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको तोड़ के हमने लिख के दिखा दिया किस प्रकार से हमने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपका यही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू √102/3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, यानी कि ये कंडीशन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है, यानी कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है इक्वल टू 3 और मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू √102/3, और कह रहा तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक हमारा क्या है, मात्रक सदिश है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा जब मात्रक सदिश होगा तो कहने का मतलब क्या है, तो हम तो जानते हैं सबसे पहले भैया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारा क्या होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके बाद साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो अब कह रहा है कि ये मात्रक सदिश है, तो जब मात्रक सदिश की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक सदिश कहने का मतलब, तो मात्रक सदिश जब कह दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इस तरफ मोड लगा देंगे और ये हमारा गैप हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, जहाँ पे ये हमारा क्या है, मात्रक सदिश है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या है, 1 है। तो यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो अब देखिए जब हम 1 कह रहे हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल करके आएगा, तो सीधी सी बात है कि हमने ये कहा कि 1 है, मात्रक सदिश है, तो इक्वल टू 1, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा मॉड ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना दिया, √102/3 दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 कितना होता है, तो 1/√2 जो होता है आपका ये होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसमें देखिए कौन सा होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मोड 1/√2, और तो ये हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 मतलब π/4, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए और समझिए। कह रहा है कि इस प्रकार से सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, और ये बात कह रहा है कि ये जो आपका है ए क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो ये आपका मात्रक सदिश दिया, हमने लिख लिया। उसके बाद हम तो जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इतना होता है, लेकिन जब मात्रक सदिश की बात करते हैं, यानी कि जब हम इसको मात्रक कहते हैं, मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं, तो एन कैप क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो वहाँ से इक्वल टू 1, यहाँ से हम इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सॉरी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू 1, और इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/4, 180 चौके 45। ठीक है, 45 चौके 180, तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। तो ये राइट आंसर आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो चुका है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक आयत के शीर्ष ABCD जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः इस प्रकार से आपको लगातार दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए वेक्टर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ए वेक्टर बराबर -i + 1/2j
प्लस 4k। उसके बाद बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर बराबर i प्लस 1/2j प्लस 4k। उसके बाद सी वेक्टर बराबर क्या है, तो सी वेक्टर बराबर -i माइनस 1/2j प्लस 4k। उसके बाद डी बराबर ABC। 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, देखता हूँ 1 मिनट। आपका जो क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में यानी कि ये डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल वेक्टर में आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस मोड ऑफ हमारा क्या हो जाएगा ए डी वेक्टर, मोड ऑफ ए डी वेक्टर। याद रखना आप, आयत का क्षेत्रफल यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो जब हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ए बी वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया है, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपको, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आई। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2j। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4k। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल, तो 1 1 2i, पहला वाला हमारा 1 2i। अब ए डी वेक्टर निकालेंगे तो ए डी वेक्टर इजकल टू आ जाएगा, ए डी वेक्टर बराबर तो डी, तो -1 और ये क्या है, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस आई। उसके बाद प्लस -1/2। उसके बाद क्या हो जाएगा ये हमारा -1/2j कैप। और तीसरा हमारा हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4k कैप। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपका हो जाएगा -1/2 -1/2 और तो हो जाएगा ये -1/2 और -1/2, तो -1/2 तो ये आपका 2 और -1 और ये भी क्या हो जाएगा -1 यानी कि -2/2 कट के हो जाएगा -j का, ठीक है। तो ये हमारे साथ j लगा हुआ था तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, j लिखेंगे। तो ये आपका जो है हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए बी वेक्टर। तो मोड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर, देखिए ये मोड लगा हुआ है, मोड करने का मतलब क्या है, ये 2i है तो ये 2 हो जाएगा, 2 का मोड हमारा क्या होगा 2 होगा। अब दूसरे वाला मोड ऑफ ए डी वेक्टर, तो मोड ऑफ ए डी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, तो -1 यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो अब परिमाण मत निकालने लगना यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, इसलिए परिमाण नहीं निकालना, ये मोड है, मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस मोड ऑफ ए डी वेक्टर। तो हमने मोड ऑफ ए बी वेक्टर निकाला तो हमारा कितना आ जाएगा 2i है यानी कि 2 हो जाएगा। और मोड ऑफ बी वेक्टर निकाला तो मोड ऑफ ए डी वेक्टर निकाला तो माइनस, यहाँ पे -1 है तो -1 इक्वल टू यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसका टोटल आंसर 2। तो ये राइट आंसर हमारा होगा क्या, सी। तो इस प्रकार से हमने टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन बच गए यानी कि 10.3 और इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बच गए हैं, वे क्वेश्चन जो है आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जल्दी से आप यदि अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगले वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।